नमस्ते दोस्तों, जैसा कि एक सिलसिला बन चुका है, मैं महेंद्र पाल इंश्योरेंस सर्विस की तरफ से फिर एक बार आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, इस जीवन काल में मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे धारणाएं हैं और पाल इंश्योरेंस सर्विस यह इंश्योरेंस के बारे में यानी कि बीमा के बारे में लोगों के मन में बैठी हुई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए यह वीडियो जारी करते रहता है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हमारे यूट्यूब चैनल, जिसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य ही किया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। अगर हमारे लोगों की बातें, विषय आपको पसंद आ रहे हैं, लग रहा है कि ये आपके भले के लिए है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और साथ में ही उसके बगल का बेल आइकॉन भी दबा देंगे, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आज हम बात करेंगे कि एक परिवार का या एक इंसान का इनकम कब बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वह इनकम बंद होने के बाद में आने वाली उस परिवार की तकलीफ़ें और उसका सॉल्यूशन क्या है। साथियों, मैं 2 मिनट का समय लेता हूं आप सभी का। कृपया इस बारे में विचार करिए और अपने मन में सोचिए या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ हम बताएंगे, कुछ आप बताएंगे। जब एक दूसरे से चर्चा होगी तो ही बात आगे बढ़ती है, तब ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की चर्चा इस पे होगी कि एक इंसान का इनकम कब बंद हो जाता है। जो सबसे पहली बात आती है, जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आती है, मृत्यु होने पे, डेथ होने पे। जब इंसान रहेगा ही नहीं तो कमाई कहाँ से होगी, वो कमाएगा क्या? फिर चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस हिसाब से, जहाँ से भी उसका इनकम जनरेशन हो रहा है, जब वो खुद ही नहीं है तो कहाँ से होगा। इसके बाद होता है किसी बीमारी की वजह से या किसी दुर्घटना के वजह से, जब आदमी एक अपंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपंग शारीरिक दृष्टि से अपंग होना, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना। बहुत से लोगों को हमने देखा है, लकवा मार जाता है। कुछ लोग उससे उभर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग की कंडीशन तो ऐसी हो जाती है कि जीवित तो रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पाते हैं, या जब काम कर भी लेते हैं तो जो उनकी एबिलिटी, जो उनकी अंदर का हौसला या मद्दा होता है, जो पहले था, वो बाद में अपंगत्व के बाद में, लकवा मारने के बाद में वो चीज़ नहीं रह पाती, कम हो जाती है। तीसरा है बीमारी। कोई ऐसी बीमारी, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जब परिवार में किसी भी कर्ता को यह बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी हो जाती जो लंबी चलती है या नाइलाज होती है, तब उस परिवार का ही पूरा इनकम बंद हो जाता है। क्योंकि जो कमाने वाला है वो तो बेचारा कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो खुद ही परेशान है। लेकिन उसके साथ में परिवार के अन्य सदस्य भी उनकी बीमारी की वजह से उनकी देख रेख में लगे रहते, जिससे कि पारिवारिक आय घट जाती है, कम हो जाती है, उनका तो स्टॉप ही हो जाता है। चौथा, एक उम्र के बाद में, अगर नौकरी धंधे में है तो रिटायरमेंट, अगर धंधे में है या है तो एक उम्र के बाद में वो आदमी काम करने की
शारीरिक दृष्टि से ही सबल नहीं रहता है तो रिटायरमेंट। 5वां है कि अगर हम किसी धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर है, तो उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में लॉस, जब लॉस हो जाता है तब भी आदमी टूट जाता है, तब भी उसकी आय घट जाती है या बंद हो जाती है। और 6वां जो है, अभी हमने लॉकडाउन में देखा है कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अन्य कारण से भी चली जाती हैं, तो लॉस ऑफ जॉब। इन 6 वजह से आदमी की या पारिवारिक आय बंद हो जाती है, और जब आय नहीं रहेगी तो आदमी को मन की शांति नहीं मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों, अनसीन कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बिजनेसमैन होगा जब तक कमाता है तब तक ठीक है, लेकिन उसके सर में, दिमाग में एक बात हमेशा घूमती रहती है, जिस दिन मेरे साथ ये ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा तब क्या। मन की शांति नहीं रहती है। ऐसे समय के लिए बीमा कराना ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। जैसे पूर्वज हमारे कहते थे, या पहले ज़माने में बात थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी के लिए मूलभूत 4 ज़रूरतें थीं। रोटी जिंदा रहने के लिए, कपड़ा तन को ढकने के लिए, मकान किसी भी मौसम में हमारे शरीर को बचाव के लिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आधुनिक परिवेश में इसमें चौथी ज़रूरत जो है इंश्योरेंस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस, मैंने कहा है इंश्योरेंस, बीमा होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लेकिन इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस क्यों, वाई लाइफ इंश्योरेंस? सबसे पहली, जो हमने पहले ही कहा कि अगर मैंने इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम करवा लिया तो मेरे दिमाग व मेरे मन में शांति होती कि मुझे अगर कोई भी बीमारी होती है या मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो मुझे एक शांति होती है कि 5 लाख 10 लाख का जो भी खर्चा होगा अस्पताल में वह मेरी बीमा कंपनी देगी, क्योंकि मैंने बीमा करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ या मेरा जॉब ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, जैसे हमारे ऑटो ड्राइवर हैं भाई, या कोई भी नौकरी पेशा आदमी है जिसको रोज़ाना सफ़र करना पड़ता है, रास्ते पे आना जाना पड़ता है, एक्सीडेंट्स ऑकर, दुर्घटना हो जाती, इसीलिए उसको दुर्घटना कहा गया है। तो अगर मेरे पास एक बीमा कवर है तो मेरे मन में ये शांति होती कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को मेरी बीमा कंपनी अमुक रकम ज़रूर देगी, जिससे उनका घर परिवार, मेरे घर परिवार चलता रहेगा, उनको आर्थिक रूप से कोई अड़चन नहीं आएगी। ये होती मन की शांति। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, जो मेरा कैपिटल है उसको मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है। तीसरा, इंश्योरेंस कराने में, लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिक्लेम है, उसके रिटर्न्स जो है गारंटेड है। मैंने एक बीमा कंपनी के साथ में करार कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा कि अगर मुझको ये ऐसा होता है तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ मैं अगर बात कर रहा हूँ भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की, तो LIC की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी गारंटी खुद केंद्र सरकार ने दी हुई है। आप कोई भी पॉलिसी बॉन्ड उठा के दे दीजिए, उसके नीचे लिखा होता है गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे जैसे एक 10 की नोट ले लीजिए, 100 की, आजकल नई आई है 2000 की नोट,
उसमें नीचे जो एक वाक्य है गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही LIC की पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है गारंटेड इनकम है, ये भी हमारे मन को शांति देता है। उसके बाद में और अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हमने कोई पॉलिसी ली है हमारे बच्चों के बारे में सोच के, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, एसेट क्रिएशन। अगर मुझे कुछ नहीं होता तो भी मेरे को ये है कि मैंने एक एसेट तैयार कर लिया, इतने साल के बाद मुझे इतना रकम मिलेगा। जो ऐसा भी आपने पॉलिसी लिया हो, टर्म इंश्योरेंस छोड़ के, मेडिक्लेम छोड़ के, तो ये मन की शांति होती है, इसलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब मैं और एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 369। यह हर परिवार में या लॉकडाउन में जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी ये देखा होगा, महसूस किया होगा, इनको ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना होगा कि हमारे घर में भी हमारी गृहिणी जब कुछ करती है, एक मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट एक हाउसकीपिंग मैनेजमेंट होता है या किचन मैनेजमेंट है, उसमें हमारी गृहिणी भी कम से कम 2 या 3 दिन का रेशन जो है एक्स्ट्रा रखती है। या हमारे घर में जब भी खाना बनता है, हमारे पूर्वज कहा करते थे, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, लेकिन फिर भी कि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो जब भी किचन में खाना बने तो 5 सदस्यों का खाना बने। 1 सदस्य का खाना इसलिए इमरजेंसी में बनाया जाता था कि जैसे हम खाना खाने बैठे या कुछ भी है या खाने का समय हो रहा है, उस समय हमारे घर में या परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो हमें किचन में भागना ना पड़े। हमारे पास इतना पर्याय भोजन होना चाहिए कि हम 5वें आदमी को एडजस्ट कर लें। इसको कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट। इसी तरह एक परिवार को चलाने के लिए भी इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। आपने बैंक में रखा है, चाहे जहाँ रखा है, घर में कैश है, कुछ भी है, लेकिन एक 369 का फॉर्मूला है जिसे हम इमरजेंसी फ़ंड फार्मूला कहते हैं। अब ये क्या है? अगर आपके घर में 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं परिवार में, जैसे आजकल है कि मियाँ बीवी भी कमाते हैं, या संयुक्त कुटुंब है जिसमें 2 लोग कमाने वाले हैं, तो ऐसे घर में जहाँ 2 व्यक्ति कमा रहे हैं उनको अपने मासिक आय जो भी है, उनका मासिक खर्च, एक अंदाज़ सभी को है कि हमारा महीने का इतना खर्च होता है, बिना उसके कोई चीज़ है नहीं। तो एक फ़िक्स इनकम होता है कि हाँ इतना हमारा खर्चा है। तो अगर 2 लोग कमाने वाले हैं तो उन्हें 3 महीने का फ़ंड, इमरजेंसी फ़ंड करके उसको बगल में रखना है। अगर आपकी 2 लोगों की मिलके आके, यानी कि महीने का अगर आपका खर्चा 5,000 रुपया है और आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, तो 5 गुणिले 3 यानी कि 15,000 रुपया इमरजेंसी फ़ंड आपको साइड में रखना चाहिए। अगर आप अकेले व्यक्ति हैं जो कमा रहा है, सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ ए फैमिली, तो उन्हें 6 महीने का मासिक खर्च का जो भी रकम है उसे एज ए इमरजेंसी फ़ंड साइड में रखना चाहिए। यानी कि अगर 5,000 रुपया आपका मासिक खर्च है और आप अकेले कमाने वाले हैं तो 6 × 5, 6 गुणिले 5, 30,000 रुपया आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। और अगर आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, मैं भी होऊंगा कभी ना कभी रिटायर्ड, अगर आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्ति को 9 महीने का जो भी आपका खर्च है उसको एज ए इमरजेंसी फ़ंड बगल में रखना चाहिए। यानी कि अगर मेरे परिवार का खर्च 5,000 है तो 9 × 5 यानी कि 45,000 रुपया मुझे बगल में रखना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड के लिए। फिर वो मेडिकल में भी यूज़ आ सकता है, या जैसे लॉकडाउन लग गया, आप चारों साइड से काम धंधे बंद थे, अगर इमरजेंसी फ़ंड जिनके पास नहीं था उनको
चैरिटी पे डिपेंड होना पड़ा दोस्तों। वो राह देखते थे कहाँ से कोई एनजीओ आएगा, सरकार आएगी, हमें खाने के लिए देगी। लेकिन जिन्होंने 369 का फॉर्मूला जिनके पास था, जिन्होंने उस अनुसार अपना प्लानिंग किया था, इमरजेंसी फ़ंड रखा था, 3 महीने तक तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके पास उतना फ़ंड अवेलेबल था। और इन 3 महीनों में उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए पर्यायवाची किया, अपना व्यवस्था की, जिससे उनको चैरिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा, वो मैनेज करते गए। तो दोस्तों 369 का फॉर्मूला और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस पे आज हमने चर्चा की। आप भी सोचिए, विचार करिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पे लिख के अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।